कोई बैठे कोई बैठा है उसमें से कोई आंसर दे सकता है क्या? हम क्लीन मिल्क उसी को बोलते हैं जिसमें कोई कचरा ना हो, जिसका कलर व्हाइट हो, यस। जो अच्छी तरह से पॉट में सेट किया हो, रखा हो, तो उसी क्लीन मिल्क बोलते हैं। ओके ओके ओके। तो बस आज का जो हमारा टॉपिक है तो वही जो क्लीन मिल्क, जो जिसे हम हिंदी में स्वच्छ दूध कहते हैं, तो उसको हम उत्पाद कैसे करें, उसकी अलग अलग कैसे जो प्रैक्टिसेस रहती है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो है दूध का जो हमारा क्वालिटी रहता है वो ख़राब हो जाता है या फिर उसका जो क्वालिटी का जो मतलब जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। ये दो जो डायलेमास रहते हैं उसको भी हमें क्लियर करेंगे। और ये भी है कि जो क्लीन मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो स्वच्छ दूध उत्पादन के जो अलग अलग जो तौर तरीके हैं, जो प्रैक्टिसेस है, जो 12 तरह के अलग अलग प्रैक्टिस है, वो उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानकारी पाएंगे कि जो स्वच्छ दूध उत्पादन के स्वच्छ दूध उत्पादन और गुणवत्ता दूध के संबंध में क्या है और उसका महत्व क्या है, उस सभी की आज हम चर्चा करेंगे। और दूध की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो है सबसे पहले के थोड़ा डाटा देख लेते हैं कि सन 1999 के बाद जो है भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अब इसके पहले क्या होता था कि दूध अपने देश में ही जो है लोकल जो डिमांड थी दूध के मामले में वो पूरी नहीं हो पाती थी, हमें बाहर से दूध इंपोर्ट भी करना पड़ता था। और उसके अदरवाइज ऑप्शन में क्या था कि कोई हमारा डेयरी है जैसे कोई प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा मेजोरिटी में थे, तो वहाँ पे क्या ये बाहर से जो है अपना वाइट बटर जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था और दूध बना के जो है बेचना पड़ता था। मतलब मोटा मोटा ये था पहले की जो हमारी जो लोकल डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऑपरेशन कर के बाद जो है 1999 के बाद जो है दूध हमारा देश जो है वो दूध के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है पूरे विश्व में, और आज तक जो है वही नंबर कंटिन्यू होता जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि दूध उत्पादन का जो अपना जो डाटा है ये देख लेते हैं कि 2022-23 में 230.6 मिलियन टन जो है दूध उत्पादन हुआ है। और पर हेड मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करें कि एक व्यक्ति को कितनी दूध की उपलब्धता है, तो वो लगभग 460 ग्राम प्रति दिन के आसपास है। अगर हम कैलकुलेट करें कि ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हम कैसे अगर कैलकुलेट करना है, तो हमारी जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसको हमें जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है उसके हम डिवाइड कर देंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है पर हेड अवेलेबिलिटी जो है मिल्क की आ जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि अच्छी गुणवत्ता वाला दूध हम किसे बोलेंगे। तो आपने जो बैठे थे उनमें से किसी ने आंसर दिया था कि जो है उसका जो स्वाद रंग गंध जो है वो एकदम सामान्य होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी 4-5 कुछ ऐसे पॉइंट है कि मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसे हम देख के ऐसे नहीं कह सकते कि ये अच्छी गुणवत्ता वाला दूध है। मतलब कि सिर्फ उसे जैसे कि वाइट है और टेस्ट में अच्छा है तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि वो अच्छी गुणवत्ता वाला दूध है। अच्छी गुणवत्ता वाला दूध उसे बोलेंगे कि जो स्वस्थ पशु से आया होगा। अब मान लो कि जो हमारा दूध है उसमें फैट एसिड है, विटामिन मिनरल्स सभी जो है नॉर्मल मिल्क के बराबर ही है, लेकिन जो है हमारा दूध जो जिस पशु से आया है उसे या तो फिर कुछ मास्टाइटिस या तो फिर कुछ जूनोटिक डिसीज हुआ है, तो उससे क्या हम अच्छी गुणवत्ता वाला दूध नहीं बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया या कुछ ब्लड का पार्टिकल्स वगैरह रहेंगे, तो हम उसे अच्छी गुणवत्ता वाला दूध नहीं मान पाएंगे। दूसरा है कि लंबे समय तक उसे रख सके। अच्छी गुणवत्ता वाला दूध हम इसे ही बोलेंगे कि उसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। अब जैसे कि कुछ फार्मर्स की ऐसी कंडीशन होगी कि उसके आसपास जो है मिल्क कलेक्शन सेंटर नहीं होता होगा, तो उसे थोड़ा मतलब थोड़े दूर जाके उसे जो है मिल्क को जो है वो पोर करना रहता होगा, तो उसमें क्या है कि उसमें टाइम भी लग जाता है। तो अगर स्वच्छ दूध उत्पादन से अच्छी गुणवत्ता वाला दूध अगर उसने उत्पाद किया है तो उसे वो अच्छे लंबे समय तक रख सकता है और उसे जो है दूर के बाजारों में भी बेच सकता है। उचित पोषक मूल्य, अच्छी गुणवत्ता वाले दूध में जो है कैल्शियम, लैक्टोज, प्रोटीन, विटामिन, ये जो न्यूट्रिशंस है कि जिससे हमारी बॉडी जो है ग्रो करती है
और हमारे लाइफ को भी सरवाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो विटामिन और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी काफी अच्छी मात्रा में जो है हमारे दूध में जो है वो उपलब्ध रहता है, तो उसी को हम अच्छी गुणवत्ता वाला दूध बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि सामान्य स्वाद, रंग, गंध। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो मिल्क का जो कलर है वो व्हाइट टू येलो जो है शेड में वेरी करता है, और जो उसका जो टेस्ट है उसे अगर हम पिएंगे तो थोड़ा स्लाइट जो है स्वीट रहेगा, और अगर उसे पिएंगे तो थोड़ा फ्रेशनेस भी आएगा, तो उसे भी हम अच्छी गुणवत्ता वाला दूध बोलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि बाह्य पदार्थ से मुक्त। अगर हमारा दूध जो है न्यूट्रिएंट पे भी अच्छा है, फैट एसिड वगैरह कंपोजिशन वाइज भी अच्छा है, लेकिन उसे अगर हमारा दूध जो है बाह्य वातावरण से अगर हमारा दूध जो है मुक्त नहीं है, कहते हैं कि मतलब जैसे हमारे दूध में कोई घास का टुकड़ा या फिर डस्ट के कुछ पार्टिकल्स आ गए, या तो फिर उसमें कुछ ऐसे नहीं होता है। मतलब जीवाणु जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक कुछ जीवाणु होता है वो लाभदायक भी होता है, और कुछ जीवाणु जो है वो हानिकारक होता है। अब लाभदायक कैसे? अब जैसे कि आप दूध को ऐसे आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, तो उसमें से दूध में से जो है दही बनता है। तो जो दही बनता है, दही बनने के लिए जो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जवाबदार बैक्टीरिया है, उसे हम लाभदायी बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ प्रोटीन और जो आपका लैक्टोज है वो ब्रेक डाउन करके जो है एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और एसिड प्रोड्यूस करके जो है आपका दही में कन्वर्ट होगा। तो क्या है कि आपको जो प्रोटीन की मात्रा है वो काफी ज्यादा प्रमाण में अवेलेबल हो जाती है, तो इसे मतलब दूध से ज्यादा भी बोलते हैं कि बेनिफिशियल दही है, तो आपको दही भी खाना चाहिए। लेकिन अब हानिकारक जीवाणु की बात करता है, तो कभी कभी क्या है कि आपका दही जो बना है वो ज्यादा काफी बहुत खट्टा हो जाता है, और बहुत खट्टा हो जाने के साथ साथ जो है कुछ आपको गैस के बबल्स भी दिखते हैं। आपको शायद गैस के बबल्स भी दिखते होंगे, तो वो जो है वो हानिकारक बैक्टीरिया है। कि वो आप अगर वो दही अगर आप पियोगे, तो जो आपने मतलब पहले आपने बॉईल भी नहीं किया है, डायरेक्ट आपने दूध को जो है रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, तो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया का जो है ग्रो आपको ज्यादा मिलेगा। तो यही है कि जीवाणु के दो प्रकार हैं। अब इसमें क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि एक बार अगर वो दूध में एंटर कर गए तो उसे हम हटा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेजर है कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, स्वच्छ दूध उत्पादन। अगर हम स्वच्छ दूध उत्पादन की प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो जीवाणु जो है हमारे दूध में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो अब जीवाणु जो बैक्टीरिया है, तो उसे हम ऐसे ही नहीं देख सकते। उसके लिए जैसे यहाँ पे माइक्रोस्कोप जैसा एक मशीन आता है, उसको हम यूज़ करेंगे तो दूध के अंदर कितने बैक्टीरिया है वो आप दूध के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको भी आप देख पाएंगे। अब सपोज मान लेते हैं कि 1 ml में हमारा जो है 1 ml में हमारे दूध में 100 नंबर जो है बैक्टीरिया है, तो अगर हमने उसे रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो 1 घंटे में 500 हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे, और 4 घंटे में जो है 100 से 1 लाख हो जाएंगे। तो आप इसका जो ग्रोथ रेट है बैक्टीरिया का, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितनी तेजी से बढ़ सकता है। तो ये जो है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन से क्या है कि इतने सारे जो बैक्टीरिया है वो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन से वो आएंगे ही नहीं। अब ये जो स्लाइड जैसे हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था कि दूध खराब कैसे होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि जैसे दूध जीवाणु को पोषण प्रदान करता है। अब जैसे कि दूध की कंपोजिशन की बात की, तो जैसे उसमें पानी भी आ गया, उसमें पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ भी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन और मिनरल्स हो गए, और लैक्टोज, मेनली जो लैक्टोज हो गए, वो जो तीनों कंपोजिशन मिला के जो है ये दूध में जो अवेलेबल रहता है। और यही जो एनवायरनमेंट है ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल रहता है। अगर एक बार वो बैक्टीरिया अगर हमारे दूध में प्रवेश कर गया तो वो है जीवाणु दूध से लैक्टोज, वसा और प्रोटीन का पोषक मूल्य घटता है। अब ये पोषक मूल्य कैसे गिरता है कि जैसे पहले बताया मैंने कि जो लैक्टोज और प्रोटीन जो है वो उसको ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड कर देता है। तो उससे क्या है कि जो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। कुछ बैक्टीरिया एसिड प्रोडक्शन भी करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है गैस प्रोडक्शन भी करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है विषाक्त पदार्थ मतलब जैसे कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो भी प्रोड्यूस करता है। तो जिससे क्या है कि दूध खराब हो जाता है,
और कभी कभी क्या है कि आपको दूध वैसे अच्छा लगता होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको उबालते हो तभी आपका दूध जो है तुरंत फट जाता है। तो ये एसिड की वजह से कि दूध में जो है बैक्टीरिया ग्रो करने के कारण जो है उसकी एसिडिटी है ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिससे हम आप बॉईल कर रहे हो तो वहाँ पे आपका दूध जो है फट जाता है। तो इसे आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके दूध की गुणवत्ता में जो है वो कमी आ रही है। तो वैसे जो बैक्टीरिया है एक बार अगर एंटर कर गया आपके दूध में तो इस तरह से जो है आपका दूध जो है वो खराब हो जाता है। अब जैसे कि बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो दूध में बैक्टीरिया कैसे आता है, तो इसमें सबसे मेन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल जो कल्प्रिट है कि मक्खी। अब इसमें क्या है कि जैसे आपको स्लाइड में दिखाया गया है कि 3 फैक्टर है कि जहाँ से मक्खी बैठ के जो है आपके दूध में प्रवेश कर पाती है। इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, दोनों जो है आपके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल एरिया है कि जहाँ पे मक्खी एक बार बैठ गई और वहाँ से अगर आपके दूध में एक बार आ गई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मल के 1 ग्राम में 1 करोड़ वायरस और 10 लाख जीवाणु रहते हैं। तो अगर आपकी मक्खी एक बार वहाँ पे बैठ के अगर आपके दूध में प्रवेश कर गई तो कितने सारे जीवाणु जो है वो अपने साथ कैरी करेगी और आपके दूध में जो है वो बैक्टीरिया प्रवेश हो जाएंगे। अब ये एक आफ्लाटॉक्सिन्स की बात कर ले कि जैसे बीच में एक स्लाइड में आया था कि हमारे देश में जो है एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है, तो इसका जो मेन रीजन है ये भी हम कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो FSSAI ने 2018 में जो एक सर्वे किया था तो उसमें कुछ मिल्क सैंपल में जो है ये आफ्लाटॉक्सिन्स नाम का जो टॉक्सिन पदार्थ है वो मिला था। अब ये आफ्लाटॉक्सिन्स क्या है, तो इसमें जैसे ये दूसरी स्लाइड है, इसमें क्या है कि जैसे आपका मूंगफली या मक्का रहता है वो आपने जैसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला और ज़्यादा से ज़्यादा नमी वाला जो हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया में अगर आपका फीड एंड फॉडर आपने स्टोर किया है तो वहाँ पे आपका जो है ये फंफूदी जो है आपका जो फंगस है वहाँ पे आपका ग्रो करना चालू हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे दिखाया है कि ग्रीन कलर का जो है आपका अगर एक बार फंगस ग्रो हो गया तो वहाँ से आपका जो है ये आफ्लाटॉक्सिन्स वहाँ पे ग्रो होना चालू कर जाता है। मतलब फंगस जो है ये फीड एंड फोडर से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम करेगा और उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स है जो उसका जो बाई प्रोडक्ट्स मतलब कि वेस्ट है वो एक टॉक्सिन रहेगा। मतलब आपके जो फंफूदी अगर जहाँ पे ग्रो हुई है वहाँ पे आपका जो बाई प्रोडक्ट जो है आपका टॉक्सिन्स रहेगा। तो अगर वही ये मूंगफली और मक्का जो अगर आपने अपने पशु को खिला दिया है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पशु खाना कम कर देता है कि आपका जो रेगुलर जो इंटेक है आपका फीड इंटेक है वो कम हो जाता है। लीवर को डायरेक्ट वो इम्पैक्ट करता है। जो दूध की क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है और दूध की जो रेगुलर मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। अगर कोई कैटल जो है वो उसका जो एबॉर्शन जो है वो भी हो जाता है। और अगर जो उसका जो गर्भदान अगर किया हुआ है अगर गर्भदान है तो उसका जो गर्भदान का करने का जो दर है वो भी कम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आफ्लाटॉक्सिन्स नामक जो पदार्थ है अगर एक बार पशु के अंदर प्रवेश कर गया तो ये 4-5 जो है काफ़ी जो है एनिमल के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है। अगर ये मान लें कि हमारा जो आफ्लाटॉक्सिन्स है वो एनिमल में एक बार प्रवेश तो कर गया लेकिन जो दूध में वो साथ ही साथ जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर वही दूध जो कोई ह्यूमन ने अगर पी लिया तो इसमें उससे क्या होगा कि लीवर कैंसर होगा और उसमें क्या है कि इम्यूनिटी भी उसकी जो है वो काफ़ी सारी डाउन हो जाएगी। और अगर कोई बच्चे ने पी लिया कि जिसमें आफ्लाटॉक्सिन्स है तो उसका जो रेगुलर ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो आफ्लाटॉक्सिन्स वाले जो दूध है वो हमें पीना ही नहीं चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम फीड एंड फॉडर जो खिलाते हैं हमारे पशु को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो हमारा फंगस जो है उसमें एंटर करना नहीं चाहिए। अब ये आफ्लाटॉक्सिन्स के बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो इसके लिए 4-5 पॉइंट दिए गए हैं। और इसका मेन पॉइंट यही है कि
कि इसका जो हमारा चारा सूखा चारा है उसे हम जमीन पर डायरेक्ट सीधा नहीं रखना चाहिए, ना ही उसे खुले में रखना चाहिए, उसे अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। पशु आहार के बैग को सीधे जमीन पर और दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। उस स्थान की हवा और रोशनी सुविधा सुनिश्चित करना चाहिए। साइलेज के केस में क्या है कि उसे हम अंडरग्राउंड दबा के रखते हैं, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन जो है उसमें एंटर करना नहीं चाहिए। ऑक्सीजन अगर एक बार एंटर कर गया तो साइलेज में भी क्या है कि वो फंगस ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम वो भी वहाँ पे हम इंश्योर करना है कि उसे हम अच्छी तरह से दबा के रखें कि जिससे क्या है कि अपना ऑक्सीजन है वहाँ पे पहुँच ना पाए। और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो हमारा पशु आहार है वो पशु को खिलाना चाहिए कि जिससे जो है हमारा अफ्लाटॉक्सिन्स जो है वो दूध में नहीं आ पाएगा। खराब गुणवत्ता के दूध के परिणाम, जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि जो खराब गुणवत्ता वाले दूध से बने उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती और उत्पाद से समय पहले खराब हो जाता है और उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि दूध में जो है जैसे कि किसी के केस में ऐसा होता है कि दूध देने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है और या तो फिर दूध दोने और दूध देने के लिए जो टाइम रहता है वो टाइम के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज कि 2-3 घंटे या 4 घंटे भी हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ जाती है और तो किसी ने ज़्यादा अगर बुद्धि लगा के जो है किसी ने गलती से जो है न्यूट्रलाइजर डाल दिया। न्यूट्रलाइजर डालने से क्या होगा कि एसिडिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन एसिडिटी कम हो जाने के कारण भी अगर न्यूट्रलाइजर एक बार दूध में आ गया है तो अगर वो कोई कंज्यूमर पिएगा तो उससे क्या है कि इंटेस्टाइन या कहते हैं कि जो डाइजेशन रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। तो इसमें क्या है कि जो खराब गुणवत्ता वाला दूध अगर आपने एक बार डेयरी पे अगर ले गए तो वहाँ पे स्वीकृत भी नहीं होगा। अगर इन केस अगर वहाँ पे स्वीकृत हो गया, अगर वो डेयरी में आ गया तो क्या है कि अगर खराब गुणवत्ता वाला दूध मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी दूध में आएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी दूध में आ गई तो क्या है कि आपका दूध जो है पहले तो डेयरी में पास्चराइज होता है, मतलब 75 या 76 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होता है। तो क्या है कि अगर वो टेम्परेचर पे एक बार चला गया दूध तो वहाँ पे ही आपका दूध जो है वो कड़ल हो जाएगा, फट जाएगा। तो क्या है कि आपका इक्विपमेंट भी वहाँ पे खराब हो जाएगा और जो डेयरी में आपको जो दूध के जो पैसे दिए हैं तो इकोनॉमिक लॉस जो है वो डेयरी का भी आएगा और फार्मर्स आपका भी आएगा। तो जो गुणवत्ता का जो क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पे दिखाया गया है। अब स्वच्छ एवं अच्छी गुणवत्ता का दूध हम कैसे इसे कर सकते हैं। तो पहले है कि स्वच्छ दूध उत्पादन कि जिससे जो है जीवाणु पहले एंटर ही ना हो पाए। अगर इनकेस अगर एंटर हो गया तो उसे जो है जल्द से जल्द उसको ठंडा करना चाहिए कि जिससे जो है उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाए। यहाँ पे एक टेस्ट दिखाया गया है, मिथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। अब आप जहाँ पे दूध दे रहे हैं वहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब दिखाया है, वहाँ से आपने वहाँ पे टेस्ट ट्यूब भी देखे होंगे। तो वो किस लिए होते हैं कि वहाँ पे एक MBIT टेस्ट करते हैं, मिथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। अब ये किस लिए करते हैं कि उसमें ये मेजर करते हैं कि हमारे दूध की जो बैक्टीरियल क्वालिटी मतलब उसमें जो जीवाणु रहते हैं उसके लिए जो क्वालिटी दूध की क्या रहती है, तो वो मेजर करने के लिए जो है ये टेस्ट पूरा किया जाता है। अब इसमें क्या है कि एक सिंपल जो है 10 ml मिल्क और 1 ml मिथिलीन ब्लू करके एक डाई रहती है, वो आप एक बार मिक्स करके उसे आप 37 डिग्री टेम्परेचर पे आप आधे घंटे के लिए उसे आप देखोगे तो उसमें क्या है कि ये ब्लू कलर से वो वाइट कलर आ जाता है। अब वो जितनी जल्दी ब्लू कलर से वाइट कलर में आ गया तो वो आप उतना ही आपका दूध का क्वालिटी है वो खराब माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है तो कि वो ब्लू से वाइट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसे हम MBR टाइम बोलेंगे। अगर वो 5 घंटे से ज़्यादा है तो उसे वेरी गुड, अगर वो 3-4 घंटे के बीच में फॉल कर रहा है तो वो गुड क्वालिटी का मिल्क माना जाएगा। और अगर वो आधे घंटे से भी कम टाइम में अगर वो ब्लू से वाइट हो गया है तो उसे
हवा हम दूध की क्वालिटी जो है हम खराब मानेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है बार ये स्वच्छ दूध उत्पादन करने के जो बार महत्वपूर्ण तौर तरीके हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला है कि साफ सुथरा और निरोगी पशु। अब हर रोज हम मिल्किंग तो करते हैं, लेकिन जो रेगुलर ग्रूमिंग है, मतलब जैसे कि कोई पशु का बाल वगैरह जो कुछ कट करना होता है और उनके जो रेगुलर ग्रूमिंग मतलब वॉशिंग वगैरह जो रहती है, क्लीनिंग साफ सफाई जो है वो रेगुलर हम नहीं करते हैं। तो उससे क्या है कि मिल्किंग के टाइम पे क्या है कि जो पशु का जो है वो बाल वगैरह गिरने के भी चांसेस बनते हैं। और इनकेस अगर हमारा पशु जो है वो निरोगी नहीं है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस रहेंगे वो डायरेक्ट हमारे दूध में एंटर कर जाएंगे। अब सपोज मान लेते हैं कि हमारा जो कैटल है उनको मस्टाइटिस का जो है मस्टाइटिस का प्रॉब्लम डिसीज जो है वो अडर डिसीज जो है हुआ है, तो हमें वो देख के पता नहीं चलेगा। उसके लिए जो है कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट करके एक टेस्ट आता है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं इस टेस्ट को, और उसके लिए एक किट भी आती है। उसमें सिंपल एक रिएजेंट रहता है, उसमें अगर आप दूध का अलग अलग ड्रॉप, मतलब जैसे कि आपका 4 थन यहाँ पे रहता है, तो अलग अलग थन के अलग अलग एक आपको एक कंपार्टमेंट दिए होते हैं, इसमें आप अलग अलग दूध के अलग अलग सैंपल डाल के वो रिएजेंट अगर आप एक बार मिक्स कर देंगे तो 5 मिनट आपको वेट करना होगा। 5 मिनट के बाद आपको जो है आपने जेली चॉकलेट खाई होगी, तो वो जेली टाइप जो है आपका दूध जो है वो बन जाएगा। तो वो जेली अगर बन गया तो आप कह सकते हैं कि आपका जो पशु है वो मस्टाइटिस का शिकार बना हुआ है। तो ये एक मस्टाइटिस हो गया कि मतलब कहना ये है कि अगर आपका जो पशु है अगर वो निरोगी और साफ सुथरा है तभी जो है आप अच्छे से मिल्किंग जो है आप कर पाएंगे और उससे जो है अच्छी गुणवत्ता वाला दूध जो है उत्पाद कर पाएंगे। दूसरा ये है कि बीमार पशु का दूध समिति पर नहीं देना चाहिए। और इसका मेन रीजन क्या है कि जैसे सपोज आपने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या कुछ वेटनरी ट्रीटमेंट आपने करवाई है, तो इसमें क्या है कि आपका जो वेटनरी ड्रग्स और कुछ एंटीबायोटिक ड्रग्स जो रह जाते हैं, इसमें क्या अगर कुछ डिसीज अगर एनिमल को हुआ है तो वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने से उसको 2-3 दिन लगता है। मतलब कुछ अगर डिसीज हुआ है तो उसको अच्छे होने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो एंटीबायोटिक यूटिलाइज होने में उसको 1 से लेकर 3 दिन तक जो है उसका टाइम रहता है। तो इसमें क्या है कि कुछ एंटीबायोटिक रेसिड्यूज है वो दूध में आना चालू हो जाता है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि जो मतलब मैक्सिमम जो है 3 दिन तक जो है हमारा दूध जो है वो समिति पर नहीं जाना चाहिए। अगर हमने किसी पशु का वेटनरी ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करवाया है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जो 3 दिन तक हमारा दूध जो है वो समिति पर नहीं पहुंचना चाहिए। और उसका दूसरा रीज़न ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया गया है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप टैबलेट्स लेते हैं लेकिन उसकी आपको असर नहीं होता है। मतलब आप टैबलेट्स खा रहे हैं लेकिन आपका जुकाम जो है वो सही नहीं हो रहा है, तो उसे हम एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं। कि इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो है यूज़ करते हैं और उसी से जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है डेवलप होता है। अब वो जो है एंटी माइक्रोबियल यूसेज कहाँ से होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एनिमल से अगर कोई उसका बीफ बना के कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो भी डायरेक्ट ह्यूमन में डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड होगा, और या तो फिर उसमें डायरेक्ट अगर मिल्क के द्वारा अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो भी जो है एंटीबायोटिक्स जो है ह्यूमन में डायरेक्ट जाएंगे और उससे जो है एनिमल से होके उसका जो वेस्ट हुआ और वेस्ट की जो हम खाद वगैरह बनाता है तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में भी जाएगा। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो हर जगह वो स्प्रेड होता रहता है। तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट है वो कम करना चाहिए। तो उसके अलावा कोई और विकल्प है क्या, तो उसके लिए जो है आयुर्वेद वेटनरी मेडिसिन ट्रीटमेंट्स जो रहती है। अब ये क्या है कि जो
कुदरत में जो अवेलेबल पदार्थ है उसको हम कुछ ऐसे मिक्स करके कुछ ऐसे रेमेडीज बनाई है कि जिससे जो है आपका पशु जो है तो वो लंबे टाइम के लिए वो है स्वस्थ रहता है। और जो आपके मस्टाइटिस रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये इससे भी जो है ठीक कर देता है। तो अगर आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, तो आप ये जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको 12 अलग अलग लैंग्वेज इसमें आपका जैसे कि मराठी लैंग्वेज में भी ये जो है उपलब्ध किया गया है कि वेटरनरी मेडिसिन क्या है और इसमें अलग अलग क्या क्या जो है अलग अलग प्रोसीजर्स क्या क्या रहती है वो भी उसमें नोट डाउन मतलब अवेलेबल किया गया है। ये लिंक एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। ये सबको दिया हुआ है। दिया गया है। ओके। अब जैसे कि तीसरा पॉइंट ये है कि पशु रखने की जगह जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। अब जैसे हम घर में रह रहे हैं तो आसपास की जो सफाई है अच्छी रहेगी तो भी तभी हमारा जो है मूड वो अच्छा रहेगा। तो वैसे पशु के केस में भी ऐसा रहता है कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो नीचे का जो फर्श है वो एक साफ सुथरा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज बनी रहती है कि उसका वेंटिलेशन का प्रॉब्लम रहता है। तो जहाँ पे भी हमारा पशु रहता है वहाँ पे वेंटिलेशन का एक अच्छा सा सिस्टम रहना चाहिए कि जो वहाँ पे लाइट और हवा है वो अच्छे से आनी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो उसमें अगर गाय के आसपास गाय अगर गोबर करती है, गोबर में क्या है कि मीथेन नाम का एक गैस रहता है। वो मीथेन गैस एक बार स्प्रेड हो गया तो क्या है कि वो इसके जो कैटल के लिए पशु के लिए जो है हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक माना गया है। तो वेंटिलेशन से क्या होगा कि पूरा जो मीथेन गैस है वो पूरा वातावरण में स्प्रेड हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या है कि पशु को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो दो एनिमल हैं उसके बीच में भी पार्टीशन दिए गए हैं। अब ये किस लिए? अब जैसे कि कोरोना आपने देखा होगा कि वो एक जूनोटिक डिसीज है क्योंकि जो ह्यूमन टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन भी स्प्रेड हो सकता है। तो वो स्प्रेड ना हो इसीलिए मतलब यहाँ पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हो इसीलिए जो है पार्टीशंस यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपका एक पशु अगर बीमार हो गया तो वो दूसरे पशुओं को बीमार ना करे। इसलिए आपका जो कैटल शेड है वहाँ पे एनिमल्स के बीच में ये पार्टीशंस भी होना चाहिए। और तीसरा मेन पॉइंट ये है कि आपका जो ड्रेनेज लाइन है, अब जैसे कि आपका एटलीस्ट जो लिक्विड वेस्ट है आपका पशु का, वो लिक्विड वेस्ट एटलीस्ट आपका जो है अपने आप ही जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोप में अरेंज होके वो अपने आप ही जो है आपके सीवेज लाइन से कनेक्ट होके चला जाना चाहिए कि मतलब ऐसे ही आपका जो है ड्रेनेज लाइन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका जो पीने का जो पशु को जो आप पानी पिला रहे हैं वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अब जैसे कि पानी जो है हम पी रहे हैं जो पीने लायक है वही जो है पानी पशुओं को भी पिलाना चाहिए। अब इसमें क्या है कि पानी में कुछ बैक्टीरिया भी रहता है और दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें हैवी मेटल्स ज़्यादा रहता है। हैवी मेटल्स मतलब जो लेड आर्सेनिक रहता है जो पशु और ह्यूमन दोनों के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ है, तो वो पानी में ज़्यादा रहता है। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हम पानी पिला रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और पोर्टेबल होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि साफ सुथरे स्टेनलेस स्टील के बर्तन में। अब जैसे कि हमने क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का जो है सारा प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन हमारा जो दूध है जो जिस बर्तन में जाने वाला है वही अगर हमारा साफ सुथरा नहीं होगा तो पूरा जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा और हमारे दूध की क्वालिटी खराब हो जाएगी। और उसमें भी जो है हमारा जो बर्तन है वो किस प्रकार के होने चाहिए, तो वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, ना कि वो प्लास्टिक का और ना कि वो एल्यूमिनियम का होना चाहिए। प्लास्टिक का क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसमें क्या है कि एक दो बार तो आपका अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगा,
लेकिन उसमें क्या है कि लंबे टाइम के बाद एक जो है दूध की एक पतली सी थर उसमें बनी रहती है। अगर वो एक बार थर बननी चालू हो गई तो इसमें वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और बाद में क्या है कि आपका अच्छी क्वालिटी वाला दूध उसमें मिक्स हो जाएगा, और बाद में क्या है कि बैक्टीरिया उसमें भी ग्रो करना करना चालू हो जाएंगे। तो वो पूरा जो है अच्छी क्वालिटी का मिल्क है वो भी फिर से वो है वो पुअर क्वालिटी का मिल्क बन जाएगा, एक प्लास्टिक कैन की वजह से। तो स्टेनलेस स्टील के कैन की इसलिए यूज़ करने चाहिए कि इसमें क्या है क्लीनिंग का कोई इश्यू नहीं आता है। आप अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हैं, और उसके अच्छे से सनलाइट में आप उसको अगर आप छोड़ देंगे तो वो अच्छे से सूख भी जाता है। मतलब कहना ये है कि जो बैक्टीरिया का ग्रो है वो एल्यूमिनियम और प्लास्टिक कैन में बनने के चांसेस बहुत बने रहते हैं, स्टेनलेस स्टील में कम रहता है। और इसमें क्या है क्लीनिंग अच्छे से होता है, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो हमें यूज़ करने चाहिए। 6th पॉइंट ये है कि दूध धोने से पहले हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए। अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग भी करते हैं। अब फार्मिंग करते क्या शाम का टाइम रहता है, और फार्मिंग करने के बाद तुरंत जो है बिना हाथ धोए ही अपने धूल मिट्टी वाला अगर हाथ रहता है तो वो डायरेक्ट आके क्लीनिंग जो है वो मिल्किंग चालू कर देते हैं। तो वो मिल्किंग चालू कर देंगे तो क्या होगा कि अगर हाथ खराब है तो हाथ में कोई बैक्टीरिया रहेगा, कोई उसमें डस्ट के जो पार्टिकल रहेंगे वो डायरेक्ट जो है हमारे दूध में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगर हम मिल्किंग कर रहे हैं तो उसके तुरंत पहले जो है हमारे हाथ जो है अच्छे से साबुन से जो है हमारे हाथ जो है धुलने चाहिए। और ये भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा जो हाथ है वो एक कोई कट या फिर कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या है कि उसका जो ब्लड पार्टिकल्स है वो भी दूध में प्रवेश होने के चांस बनते हैं। 7th पॉइंट है कि थनों की साफ सफाई होनी चाहिए। अब थनों की साफ सफाई क्यों होनी चाहिए कि भाई आपका जो केटल है वो फ्री टाइम में तो नीचे ही बैठा रहेगा, तो नीचे क्या है कि कोई कुछ पानी हो गया, या तो फिर पहले अगर कोई मिल्किंग किया है तो वहाँ पे मिल्क के तो ड्रॉपलेट्स रह सकते हैं, कुछ गोबर या फिर कुछ मूत्र का भी वहाँ पे पार्टिकल्स रहते हैं। तो क्या है कि वो अगर वहाँ पे बैठा है और अगर हम थनों की साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो सभी जो मटेरियल्स है वो डायरेक्ट दूध में आ जाएंगे। तो दूध के धोने से पहले जो है थनों की भी अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। 8th पॉइंट क्या है कि पहले हर थन से 1-2 धार दूध निकाल कर फेंक देना चाहिए। अब ये इसका कारण क्या है कि अब दूध जब हम धोते हैं तब उसमें क्या है कि 1 घंटे के लिए जो है उसका जो डक्ट कैनाल है, जो इसका जो छिद्र रहता है थन का वो ओपन रहता है, और वहाँ पे जो है बैक्टीरिया एंटर करने के ज़्यादा चांसेस बनता है, और वहाँ पे रहता ही है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये इंश्योर करें कि जब हम दूध धोते हैं तो उसमें जो पहली जो 2-3 धार रहती है वो हम अलग पेल में कलेक्ट करके उसको हम डिस्कार्ड कर दें, और उसके बाद ही जो है अलग से जो है हम क्लीन की हुई स्टेनलेस स्टील वाली पेल में ही उसे हम दूध कलेक्ट करें। 9th पॉइंट ये है कि दूध दूहने वाला व्यक्ति साफ सुथरा और निरोगी होना चाहिए। अब जैसे कि किसी को कुछ खांसी कुछ बुखार हो गया, या फिर कुछ ऐसा डिसीज हो गया कि जो एनिमल में भी ट्रांसफर हो सकता है, कुछ ज़ूनोटिक ऐसा डिसीज हो गया, तो क्या है कि उसमें भी क्या है कि वो बैक्टीरिया है वो दूध में डायरेक्ट प्रवेश कर जाएंगे। तो हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि अगर हमें कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो हमें उस टाइम पे मिल्किंग नहीं करना चाहिए, और उसमें क्या है कि पर्सनल हाइजीन भी उसमें मेंटेन करना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, कुछ नाक से निर्वहन सर्दी हो गया, डायरिया हो गया, कुछ कट वगैरह हाथ में लगा है, उल्टी हो गया, तो ये सभी जो अगर कंडीशन अगर बनती है तो हमें उस टाइम पे जो है मिल्किंग नहीं करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन भी हमें मेंटेन अच्छे से करनी चाहिए, हाथ अच्छे से धोने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साफ सुथरे कपड़े भी होना चाहिए,
चोटों से अगर पीड़ित है तो अच्छे से उसे डैमेज अगर उसे बैंडेज पट्टी से उसे अच्छे से ट्रीटमेंट करके मिल्किंग करना चाहिए। और वैसा करना ही नहीं चाहिए। अगर इनकेस करता है तो मिल्किंग के पहले एटलीस्ट आधे या फिर 1 घंटे से पहले नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि उसमें क्या है कि उसका जो मटेरियल्स है वो भी जैसे स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग का जो स्मोक है वो भी दूध में आने के चांस बनते हैं। तो इसीलिए जो है पर्सनल हाइजीन भी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए कि जिससे जो है दूध की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी बनी रहे। 10th पॉइंट ये है कि दूध देते पशु को हरा चारा खिलाना चाहिए। अब इसके 2 मेन रीजन है कि क्यों हरा चारा खिलाना चाहिए। हरा चारा खिलाने से क्या है कि आपका पशु है वो पहले तो अच्छा महसूस करेगा। अगर ग्रीन फॉडर उसको आप खिला रहे हैं तो मिल्किंग के टाइम एक अच्छा उसे महसूस होगा और जो मिल्क है वो मिल्किंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट मिल्किंग होगा। और दूसरा ये है कि आपका एक बार मिल्किंग हो गया तो आपका अगर पशु जो है अगर वो आपका ये चारा खा रहा है तो वो डाइजेशन के लिए वो आधा या 1 घंटे के लिए वो खड़ा रहेगा। वो खड़ा रहेगा तो क्या होगा कि इसका जो थन का जो छिद्र रहता है वो भी मिल्किंग के आफ्टर जो है आधा से 1 घंटे के लिए वो ओपन रहता है। तो अगर इनकेस वो अगर नीचे बैठ गया तो क्या है कि आपका नीचे जो पहले बताया कि जो नीचे बैक्टीरिया के लिए जो भी अवेलेबल सोर्सेस है वहाँ पे नीचे रहते हैं तो वहाँ पे भी जो है आपका बैक्टीरिया कांटेक्ट में डायरेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए जो है कि आपका जो दूध देते समय जो है आपको हरा चारा खिलाना चाहिए। 11th पॉइंट ये है कि दूध दोहने के बाद थनों को साफ पानी से धोकर जीवाणुनाशक घोल में डुबोए या उन पर जो है घोल छिड़कने चाहिए। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट और एक टिंचर आयोडीन ये 2 का एक सॉल्यूशन रहता है। वो सॉल्यूशन का एक थन के लिए एक ऐसी आपका कप भी रहता है, एक टीट कप बोलते हैं इसको। वो एक अगर आप एक बार ला दें तो क्या है कि आप मिल्किंग के बाद जो है एक बार उसको डीप करना चाहिए कि इसमें क्या है कि कुछ मिल्क के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे रह जाते हैं। तो वहाँ पे अगर बैक्टीरिया ग्रो कर गए तो दूसरी बार आप जब मिल्किंग करेंगे तो वहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया है या फिर जो कंटामिनेटेड जो मिल्क है वो आपके मिल्क में आ जाएगा। मिल्क के साथ वो कांटेक्ट में आ जाएगा तो वहाँ पे आपका जो मिल्क की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए जो है आपका जो मिल्क है एक बार आपने मिल्किंग कर लिया तो आपका जो आयोडीन टिंचर जैसा सॉल्यूशन है एक बार उसमें एक बार स्प्रे कर देना चाहिए कि वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया है वहाँ पे वो किल हो जाए। और लास्ट पॉइंट ये है कि जल्द से जल्द दूध को ढककर समिति तक पहुँचाना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टाइम पे जो है दूध को समिति तक पहुँचना चाहिए तो उसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड आंसर ये बन सकता है कि दूध को हम जल्दी से जल्दी जो है हम समिति तक पहुंचाना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है कि उस समिति तक पहुंचाने के बाद वो तुरंत ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद क्या है आपको बताइए कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना बंद हो जाता है। और जैसे कि आप में से बैठे थे उसमें एक आंसर मिला था कि जो 4 डिग्री के आसपास जो है दूध को स्टोर करना चाहिए। अब वो स्टोर क्यों करना चाहिए यहाँ पे एक रीज़न दिया गया है। स्टोर क्यों करना चाहिए। अब मान लो कि जीरो टाइम पे आपका 0 नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है आपका मिल्क में है वो धीरे धीरे अगर आपने वही मिल्क को 30 डिग्री सेल्सियस मतलब आपका जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पे अगर आपने छोड़ा है तो आपका जो है वो अगर आपका जो 8 घंटे में वो आपका जो है 50 मिलियन के आसपास जो है एक ml में आपका 50 मिलियन के आसपास जो है आपका 5 करोड़ के आसपास जो है ये बैक्टीरिया हो जाएंगे। और वैसे ही आपका 20 मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। लेकिन आपका जो 4 डिग्री वाली जो लाइन है आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है आपका बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यही कारण है कि जो दूध अगर जैसे ही आपका एक एसएस के तेल में अगर आपने एक बार स्टोर कर लिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि वो तुरंत ही जो है वो 4 डिग्री के आसपास स्टोर हो जाना चाहिए कि जो है उसमें जो अगर इनकेस बैक्टीरिया आ गए हैं तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो जाए।
सरकारी डेयरी सोसाइटी अब अच्छी कैसी एक अच्छी सरकारी डेयरी कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए कुछ 4-5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि इसमें जो है वो पक्का बिल्डिंग होनी चाहिए, फर्श की जो साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए और सब पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने होने चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मिल्क का टेस्टिंग है वहाँ पे आप खुद भी एक बार चेक करना चाहिए कि जो मिल्क टेस्टिंग की जो सुविधा है वहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं, वहाँ पे जो आपका मिल्क है वो टेस्ट हो रहा है कि नहीं, मिल्क के लिए जो फैट एसएनएफ और वाटर का जो क्राइटेरिया है वहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि नहीं, आपको ये टेस्ट जो है वो सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता जो कि पर्सनल हाइजीन है वो वहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। तो जो भी 4-5 जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे एक पिक्चर के फॉर्म में दिया गया है कि यहाँ पे एसएस का पेन है, यहाँ पे बीएमसी दिखाया गया है, यहाँ पे मिल्क का जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। और जो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए जो एक बुकलेट भी जारी किया है वो भी आपका एनडीपी की वेबसाइट पे अवेलेबल है और वो भी जो है 12 अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए भी मराठी लैंग्वेज में भी ये बुकलेट अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसे भी विजिट कर सकते हैं एक बार। तो यही था स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में। धन्यवाद। आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। माझा एक प्रश्न असेल तर विचारू शकतो.